presented by KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर। Powered by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डीकोड करते हैं। आज ही के दिन भारत से विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना था। टू नेशन थ्योरी की मांग को लेकर अलग होने वाला ये देश पाकिस्तान आज 78 साल के बाद भी इसे भूल नहीं पाया है और वो आज भी मानता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। भारत के प्रति पाकिस्तान की नफरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका का साथ मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नाम अपने संदेश में भारत के खिलाफ खुलकर जहर उगला है। आज हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इसी नफरत को डीकोड करेंगे। करीब 28 घंटे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग कहा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मीटिंग का भारत पर क्या असर हो सकता है, दुनिया के शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर हो सकता है और ट्रंप के टैरिफ के शोलों के बीच भारत और रशिया की दोस्ती पर भी अब पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका उस परदेसी की तरह है जो साथ निभाना नहीं जानता, लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती जय और वीरों की तरह है और आज हम इसी दोस्ती का एक विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम हिंदी सिनेमा की सबसे विशाल फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने पर इसका विश्लेषण करेंगे। आज के मीम्स और रील्स के जमाने में आप शोले से क्या सीख सकते हैं? अगर शोले आज के जमाने में रिलीज हुई होती तो क्या होता? आज इसे डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को भूल नहीं पाया है। आज भी वो उसके दिल में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत टू नेशन थ्योरी की भी एक जीत है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति और उसका पूरा अस्तित्व असल में भारत के प्रति नफरत पर टिका हुआ है। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था उस दिन से लेकर आज तक एक चीज जो नहीं बदली है वो है भारत के प्रति नफरत और दूसरी चीज है धार्मिक कट्टरवाद। और इसीलिए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अपने आजादी के दिन, अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों के लिए अपना संदेश दिया तो उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। और ये देश, इस देश के नेता आज भी ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये महज आजादी की जंग नहीं थी, बल्कि दो कौमी नजरिए की फतह थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कायदीन और कारकुनान को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिनकी दूर अंदेश क़यादत और अजीम जद्दोजहद ने तारीख़ और जोग्राफिया दोनों बदल डाले। जैसा कि स्टेनले वॉलपोर्ट ने, जो कि एक बहुत मशहूर तारीखदान था, उसने अपनी किताब जिनाफ पाकिस्तान में ये लिखा कि चंद ही लोग तारीख का रुख मोड़ पाते हैं और उससे भी कम दुनिया का नक्शा बदलते हैं और शायद ही कोई ऐसा हो
जिसने एक कौमी रियासत तख्लीक की हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम कर दिखाए और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान असल में झूठ की दुनिया में जीता है। पाकिस्तान हमसे एक बार नहीं, न जाने कितनी बार युद्ध में हारा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भारत से हारा है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी ये कबूल नहीं किया कि वो भारत से हार चुका है। हमने उनके कितने ही, आप याद कीजिए, 1971 में तो उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था जब बांग्लादेश बना था। उसे भी पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि ये उसकी हार है। इसलिए पाकिस्तान झूठ की दुनिया में जीता है और अपने देश के लोगों को भी उस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकलने देता। और अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषण में झूठ ही झूठ बोलना पड़े, सच एक भी ना हो, तो सोच लीजिए कि उस देश की स्थिति क्या होगी। शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी इसी टू नेशन थ्योरी की बात की थी। कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें भारत के लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। शहबाज शरीफ अपनी जनता को अब भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो भारत की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कितना बड़ा झूठ है ये। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों ऐतिहासिक हार को पाकिस्तान अब भी स्वीकार नहीं कर रहा और इस हार की खबर को वो आज भी अपने देश के लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुष्ट पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। और इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। आज हमने डिकोड की शुरुआत पाकिस्तान से की है, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से की है और इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों को क्या संदेश दिया है उससे की है। यहाँ पर हम पाकिस्तान का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान पर तरस खाएं। आप ये देखें कि आज के ज़माने में भी कोई देश कैसे अपने उस देश के नेता अपनी आवाम को सफ़ेद झूठ बोल रहा है। और इनकी मजबूरी को आप समझिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अंदर से अपने दिल से ये जानते हैं कि उनके जो आर्मी जनरल्स हैं, उनकी सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कितने कायर हैं और कितने नाकाबिल हैं। उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचिए जिसे अपने कायर और नाकाबिल सेना के जनरल्स को ये कहकर उसका परिचय करवाना पड़ता है कि ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। जबकि शहबाज शरीफ अपने अंदर मन ही मन ये बात ज़रूर जानते होंगे कि उनकी सेना कितनी कायर और नाकाबिल है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस को मरका ए हक यानी सच्चाई की लड़ाई के तौर पर मना रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि 4 दिन चले सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत का घमंड तोड़ दिया, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ सीज फायर कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और आप सोचिए ये क्या बात हुई। अगर शहबाज शरीफ जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो जीत गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो फिर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए फोन क्यों किया था? पाकिस्तान ने भारतीय सेना से क्यों कहा कि इस युद्ध को रोक दीजिए?
अगर जीत रहे थे तो युद्ध लड़ते जाते, इस युद्ध को लंबा खींचते और निर्णायक मोड़ तक ले जाते। आज जो बात समझ में नहीं आ रही और जो पूरी दुनिया को उनसे पूछनी चाहिए, उनके देश के लोगों को भी पूछनी चाहिए। हम नहीं जानते कि पाकिस्तान के कितने लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन कुछ तक तो हमारी बात जरूर जाएगी। पाकिस्तान के लोगों को आज हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी सरकार से, शहबाज शरीफ से और आसिफ मुनीर से एक ही सवाल करें, और वो ये सवाल करें कि अगर वो जीत रहे थे, अगर उन्होंने भारत को घुटनों पर झुका ही दिया था, तो फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का रिक्वेस्ट क्यों किया, क्यों दरख्वास्त की भारतीय सेना से कि अब इस युद्ध को रोक दीजिए, और क्यों आज शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवा दिया। असल में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो प्रशासन है वो लगातार पाकिस्तान के टच में था, पाकिस्तान के संपर्क में था। पाकिस्तान उनसे लगातार निर्देश ले रहा था। पाकिस्तान ने वही किया जो अमेरिका ने कहा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए आप देख लीजिए, उसी दिन के बाद से, जिस दिन से ये युद्ध विराम हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उसके इशारों पर नाच रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ के आज के पूरे भाषण में 4 बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत के प्रति नफरत ही नफरत पाकिस्तान में भरी हुई है, पाकिस्तान की सरकार में और शहबाज शरीफ के दिल में ये भरी हुई है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा उन्होंने किया। तीसरा, लगातार अपने भाषण में असीम मुनीर की बड़ी तारीफ की है। और चौथा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का लगातार गुणगान उन्होंने किया है। तो यह है उनके पूरे भाषण का, आप कह लीजिए कि निष्कर्ष या निचोड़। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने बयानों पर रोक लगाने की एक सलाह दी है। भारत ने कहा है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी बयानबाजी करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे। हमने भारत के खिलाफ पाकिस्तानी नेतृत्व के लापरवाह, युद्ध भड़काने वाले और नफरत भरे बयानों के निरंतर सिलसिले पर रिपोर्टें देखी हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी को हवा देना पाकिस्तानी नेतृत्व का जाना माना तरीका है, जिससे आप भली भांति अवगत हैं। पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम रखे, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा था और आप लोगों ने भी देखा था, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा। शहबाज शरीफ ने आज एक और नई बात कही, और वो ये कि पाकिस्तान की सेना अब अपनी एक नई मिलिट्री यूनिट बनाएगी, जिसका नाम होगा आर्मी रॉकेट फोर्स, जिसमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल्स और रॉकेट्स होंगे। भारत की ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर बेसेस और आतंकवादी ठिकानों पर इतना घातक हमला किया कि अब पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो गया है, और इसीलिए उनकी सेना भारत की सफल रणनीति की अब नकल करना चाहती है। पाकिस्तान के इस फैसले के 2 मतलब हैं। पहला, पाकिस्तान अब अपनी मिसाइलों को और बेहतर बनाना चाहता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई, या आप ये समझ लीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक मास्टर क्लास थी। भारत की सेना ने उन्हें बताया कि आज के जमाने में युद्ध कैसे लड़ा जाता है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी एक अलग रॉकेट फोर्स है, और यह भी संभव है कि पाकिस्तान को अपनी ऐसे यूनिट बनाने में चीन ने ही ये तकनीकी और सैन्य मदद दी होगी, या चीन आगे उसकी मदद करने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से इस समय हो रही है, अब हमें इस बात पर शक है कि चीन आगे पाकिस्तान की मदद करेगा भी या नहीं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स जरूरत पड़ने पर कम समय में ही मिसाइल से हमला कर पाएगी। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति में खतरा अब तेजी से बढ़ सकता है, अगर पाकिस्तान ने इस मामले में काम करना शुरू कर दिया है तो।
हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स के लगभग सारे हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में ही रोक दिया था। अब यहां यह देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिसी में बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ और महत्वपूर्ण मिनरल्स को लेकर पाकिस्तान के सहयोग की अमेरिका ने तारीफ की है। कितना बड़ा मजाक है ये कि आज अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती भी कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो आतंकवाद का खात्मा करेगा। हालांकि वर्ष 2024 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को दिए अपने बधाई संदेश में अलग भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लोकतंत्र के लिए संकल्प और कानून के शासन का सम्मान करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, यानी पाकिस्तान को नसीहत देने की कोशिश की थी। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सुधार और पारदर्शिता लाने का संदेश दिया था, पर अब वही अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का वर्ष 2018 का एक सोशल मीडिया पोस्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। तब उन्होंने लिखा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी है पिछले 15 वर्षों में। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर लास्ट 15 years and they have given us nothing but lies and deceit. Thinking of our leaders as fools, they give safe haven to the terrorists and we hunt the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. इसका अर्थ अगर मैं आपको हिंदी में करके बताऊं तो अर्थ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि हमने पिछले 15 सालों में उन्हें अरबों रुपए की मदद दी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ झूठ और धोखा दिया। अमेरिका जिन आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, उन्हें पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाना दिया और पाकिस्तान ये सोचता था कि अमेरिका के जो नेता हैं वो मूर्ख हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका एक मूर्ख देश है और इस मूर्खता का पाकिस्तान 15 साल से फायदा उठा रहा है और आतंकवादियों के लिए वो एक सुरक्षित पनाह की जगह बनी हुई है, सेफ हेवन उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज वही ट्रंप बिल्कुल इससे उल्टी बात कर रहे हैं। आज वही ट्रंप पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाकर कहते हैं कि हम आतंकवाद पर पाकिस्तान का सहयोग लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ट्रंप सब भूल चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और वो आतंकवादियों का साथ देने वाले पाकिस्तान के साथ आज जाकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर वो भारत पर एक दबाव बनाएंगे। इसलिए भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करके इस समय उनके खास बने हुए हैं, लेकिन खुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का भविष्य स्पष्ट नहीं है, स्थिर नहीं है और यह ट्रंप की एक पर्सनल पॉलिटिक्स पर निर्भर करता है। ट्रंप विदेश नीति को फॉलो नहीं करते, ट्रंप अपने सलाहकारों की सलाह नहीं मानते, उनके मन में जो होता है वो करते हैं, जिसमें कभी भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये ट्रंप के मूड स्विंग्स हैं। किस दिन उनका मूड क्या होगा कोई नहीं जान सकता इसके बारे में। और अब से 28 घंटे के बाद दुनिया के 2 सबसे बड़े नेताओं के बीच सबसे बड़ी बैठक होने वाली है और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है और आज आपको भी इस बैठक के बारे में जरूर जानना चाहिए। हमारे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात 1 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह बैठक भारत से लगभग 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का राज्य में एंकरेज नाम के शहर में होने वाली है। सबसे पहले ये देखिए, दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं कि यह शहर कहां पर है, अलास्का में। सबसे पहले ट्रंप और पुतिन अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे। उस बैठक में और कोई नहीं होगा, सिर्फ ये 2 लोग होंगे। इसके बाद दोनों देशों के जो डेलीगेशन है, इनके जो प्रतिनिधि मंडल हैं, फिर उनके साथ बैठक होगी और आखिर में ये दोनों देशों के राष्ट्रपति एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
कर सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा तब है जब इन दोनों के पास कहने के लिए कुछ हो। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों अभी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है जिसमें ये दोनों नेता आएंगे, तो जरूर इनके पास कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान करने के लिए होगा, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रशिया के मुताबिक इस बैठक में मुख्य तौर पर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। पिछले 3 वर्षों में रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध रोकने के बदले रशिया इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की मांग करेगा। इससे पहले 2018 में ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की पिछली बार बातचीत हुई थी। इस बैठक पर भारत सहित दुनिया के सभी देशों की नजर है, क्योंकि इसके बाद दुनिया की राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स हो सकता है बदल जाए, दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाए। जून 2021 के बाद पहली बार पुतिन की किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार की मुलाकात हो रही है। और अगर रशिया और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज हो सकता है और रशिया अपने हमले और बढ़ा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश रशिया पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा रशिया के साथ दोस्ती रखने वाले और कारोबार करने वाले देशों के खिलाफ भी और सख्त कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। ये सब तब है अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो क्या होगा। ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता नहीं होने पर दुनिया में फिर से शक्तियों के 2 ध्रुव बन सकते हैं। इसमें एक तरफ रशिया होगा जिसके साथ चीन और ईरान जैसे देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका होगा जिसके साथ ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन और यूरोपीय देश होंगे। भारत जैसे देश जो हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, वो ट्रंप की नीतियों की वजह से रशिया के साथ और गहरी दोस्ती अब कर सकते हैं, रशिया के और ज्यादा करीब जा सकते हैं। और इस साल अब तक ट्रंप और पुतिन के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई है। बैठक को लेकर पुतिन पॉजिटिव हैं, जबकि ट्रंप बैठक से ठीक पहले धमकी दे रहे हैं। Американская администрация сегодняшняя, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. पहली बार रशिया के कोई राष्ट्रपति अलास्का में जाकर किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं, और अलास्का पहले रशिया का ही हिस्सा था जिसे 1867 में रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। पुतिन और ट्रंप की बैठक के नतीजों का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, हमारे देश के व्यापार पर भी पड़ सकता है। अगर ये बैठक सफल रहती है तो अमेरिका भारत पर अपना टैरिफ कम कर सकता है। उसके बाद अमेरिका को भारत के रशिया से तेल खरीदने पर आपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स रशिया से तेल खरीदने की वजह से ही लगाया था। रशिया से कम कीमत पर भारत को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई जारी रहेगी। क्वाड संगठन में भारत सक्रिय सदस्य बना रहेगा और इस समय भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। अगर बैठक असफल होती है तो रशिया से तेल और हथियार नहीं खरीदने के लिए अमेरिका भारत पर अपना दबाव और बढ़ाएगा, भारत पर अपना टैरिफ और बढ़ा सकता है। और इसके बदले में जानते हैं होगा क्या? इसके बदले में भारत और रशिया की जो दोस्ती है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर यह बैठक सफल नहीं होती है तो ब्रिक्स संगठन में भारत और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। इस समय भारत, ब्राजील, रशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और अमेरिका को ये जो ब्रिक्स है ये बहुत चुभता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अगर इन दोनों नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी तो ब्रिक्स के जो देश हैं ये आपस में और ज्यादा मजबूती से इकट्ठे होंगे और अमेरिका का मुकाबला करेंगे। रशिया में
एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। भारत और रशिया के बीच भी ऐसी ही दोस्ती है। यह विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने ऐसे दोस्त हैं जो 40 या 50 साल से आपके साथ हैं। जो हमारे युवा दर्शक हैं, उनकी उम्र तो शायद इतनी नहीं होगी, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपके सबसे पुराने दोस्त कितने पुराने दोस्त हैं। आपकी एक दोस्ती जो होती है या एक रिश्ता औसतन कितने दिन चलता है। तो ये जो अभी आपने देखा अपनी स्क्रीन पर, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है, इसलिए पुराने दोस्त की अहमियत को समझिए। और ये जो दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पुराने दोस्त हैं। आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में कोई इतना पुराना दोस्त होगा। लेकिन भारत और रशिया के बीच पिछले 78 वर्षों से ये पक्की दोस्ती बनी हुई है, जबकि अमेरिका उस परदेसी की तरह है जो साथ निभाना नहीं जानता। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती आज जय और वीरू की तरह है। जब आप जय का नाम लेते हैं तो वीरू का नाम अपने आप आ जाता है। शोले फिल्म का जब आप पोस्टर देखते हैं तो जय और वीरू आपको एक साथ नजर आते हैं। बस भारत और रशिया की जोड़ी भी वैसी ही है। ट्रंप तो मतलबी दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती की मजबूती को अगर देखना है तो भारत और रशिया को देखिए। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत और रशिया और ज्यादा करीब आ गए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत जल्द रशिया के दौरे पर जाएंगे। इससे ठीक पहले अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप के टैरिफ के शोलों के बीच भी भारत और रशिया की दोस्ती जय और वीरू के दोस्ती की तरह है। भारत और रशिया के बीच दोस्ती की शुरुआत 1947 में हुई थी हमारी आजादी के साथ। तब भारत की आजादी के बाद सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देने और सैन्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों देशों की दोस्ती बहुत गहरी थी और 1950 के दशक में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ करता था और वो था हिंदी रूसी भाई भाई। 50 के दशक में ही सोवियत संघ की मदद से भारत के भिलाई में एक स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के कई बड़े कारखाने और इंजीनियरिंग प्लांट्स पूरी तरह से सोवियत संघ की मदद से बनाए गए थे। यानी हमारा तो नया नया देश था, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना संसाधन थे, ना हमारे पास उस समय वैज्ञानिक थे, ना हथियार थे। एक आप ये समझ लीजिए कि घर बसना शुरू हुआ था, हमारा कुछ नहीं था। और उस समय रशिया ने हमारी मदद की, हमें टेक्नोलॉजी दी, हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने लगाने में हमारी मदद की, हमें हथियार दिए। और 60 के दशक में जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया, तब सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक हथियार दिए। 1963 में सोवियत संघ के साथ हुए एक समझौते के तहत MiG-21 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए। उस समय यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसमें ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ने की क्षमता थी। उस समय बहुत बड़ी बात थी इस जेट का हमारी वायुसेना में आना। सब रशिया की वजह से हुआ। 1967 में भारत की नौसेना को पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ ने दी और सोवियत संघ की मदद से ही भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तब भारतीय छात्रों को सोवियत संघ में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी और यह वो जमाना था जब भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग सोवियत संघ पढ़ने के लिए जाते थे। यह वो समय था जब बॉलीवुड की फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय हुआ करती थी। राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार वहां पर सुपरस्टार माने जाते थे। राज कपूर की फिल्म आवारा को सोवियत संघ में बहुत सफलता मिली थी, वहां की सुपरहिट फिल्म थी। 1954 में यह फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई और शुरुआती दौर में ही इसके 6 करोड़ से ज्यादा टिकट वहां पर बिक गए थे और यह सोवियत संघ के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में से एक बन गई थी। इसके बाद राज कपूर की एक और फिल्म श्री 420 के भी 5 करोड़ से ज्यादा टिकट वहां बिके। इन फिल्मों के सुपरहिट होने की वजह थी इनमें मौजूद आम आदमी के संघर्ष की वो कहानी जिसे सोवियत संघ का समाज अपने समाजवादी आदर्शों के बहुत करीब मानता था। उन दिनों फिल्म स्टार राज कपूर जब सोवियत संघ जाया करते थे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, उन्हें देखने के लिए। सोवियत संघ में उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ जिसके बोल हैं मेरा जूता है जापानी। और 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर को सोवियत संघ में बहुत पसंद किया गया।
और इस फिल्म के भी ऐसा कहा जाता है कि 6 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। हालांकि बाद में यह आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच गया। इस फिल्म में नायक की गरीबी में संघर्ष करके अमीर बनने की कहानी सोवियत संघ की युवा पीढ़ी को बड़ी अच्छी लगी और इस फिल्म के भी कई गाने जो हैं वो सोवियत संघ में बहुत हिट हुए और मिथुन चक्रवर्ती को इन गानों ने वहां का सुपरस्टार बना दिया। भारत और रशिया के बीच दोस्ती इतनी मजबूत इसलिए भी है क्योंकि जब भी भारत पर कोई मुसीबत आई, रशिया हमारे हमेशा साथ खड़ा रहा और जब रशिया का मुश्किल समय आया तब भारत ने भी अपनी दोस्ती निभाई। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। तब सोवियत संघ की नौसेना ने अमेरिका को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और तब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब ज्यादातर पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने भी बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रशिया उस समय भी हमारे साथ खड़ा था। वर्ष 2008 में अमेरिका ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, लेकिन इसके बाद रशिया ने ही सबसे पहले भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए और इसी तरह रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जब अमेरिका सहित दुनिया के ज्यादातर देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की, तब भारत ने सच्ची दोस्ती निभाई। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत लगातार रशिया से तेल खरीद कर उसकी मदद करता रहा और आज भी ये तमाम सैंक्शंस लगने के बाद भी भारत रशिया के साथ खड़ा है। भारत को हमेशा से रशिया से जो सैन्य तकनीक है वो मिलती रही, हथियार बनाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिलती रही। 90 के दशक में भारत के करीब 75% हथियार रशिया से आते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रशिया में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे बड़े काम आया और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने किया। इसने पाकिस्तान के 6 सैन्य विमानों को मार गिराया। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को नष्ट किया और इसी मिसाइल के हमले अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स को भी नष्ट कर गए। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर ही बनाया है। तो देखिए, जब 2 दोस्त मिलते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। भारत और रशिया आदर्श दोस्ती के सबसे शानदार उदाहरण हैं। दोनों देश मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ रहते हैं और भारत और रशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर एक बहुत आपसी भरोसा है। भारत को रशिया से भरोसेमंद हथियार मिले तो रशिया को भारत में एक बड़ा बाजार और मजबूत साझेदार मिला और इस दोस्ती में रणनीतिक साझेदारी है, विश्वास है, आपसी सम्मान है और संकट में साथ खड़े होने की ऐतिहासिक परंपरा भी है। तो अगर दोस्ती पर आपको कोई मास्टर क्लास लेनी है, दोस्ती को ठीक से समझना है, तो रशिया और भारत की दोस्ती को समझिए। ये 2 दोस्त, ये 2 देश आज से नहीं 1947 से लगातार समय की हर परीक्षा को देते हुए एक दूसरे के साथ खड़े हुए। और जब दोस्ती की बात चल ही रही है तो दोस्ती पर आधारित एक फिल्म के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस फिल्म को अब पूरे 50 साल हो रहे हैं। यह है हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म शोले और शोले के अब 50 साल पूरे हो रहे हैं। शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। शोले ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की। आज 50 साल बाद भी सवाल वही है कि क्या शोले आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1975 में थी, जितनी उस दौर में थी, और क्या इस रील्स और वायरल वीडियोस के जमाने में शोले की चमक आज भी बरकरार है। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि कहानी कहने का एक मास्टर क्लास है। कहानी कैसे कही जाती है, कहानी कैसे सुनाई जाती है, उसकी ये मास्टर क्लास है। आज भी जो सिनेमा के छात्र हैं, जो स्टोरी टेलिंग के छात्र हैं, कम्युनिकेशन के जो छात्र हैं, उनके लिए सबसे अच्छी मास्टर क्लास ये है। शायद ही कोई फिल्म हो जिसके इतने सारे डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ गए हों। अगर आज के जमाने में शोले बनाई जाती तो इसमें 1-2 नहीं बल्कि न जाने कितने ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज वायरल हो चुके होते, जिन पर मीम्स बन चुके होते, जिन पर रील्स, न जाने कितनी रील्स और कितने मीम्स इन डायलॉग्स पर बन जाते। इसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं और ये सारे डायलॉग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इन डायलॉग्स को 50 साल के बाद भी लोग आज भूले नहीं हैं। इनका इस्तेमाल आज भी होता है और आइकॉनिक डायलॉग्स इन्हें माना जाता है।
आज के ज़माने में जब आप आज की फिल्में देखते हैं तो मुश्किल से पूरी फिल्म में 1 या 2 डायलॉग्स ऐसे निकलते हैं जो हिट हो जाते हैं, जो लोगों को याद रहते हैं। कई बार तो एक भी डायलॉग नहीं होता ऐसा। लेकिन शोले देखिए, शोले में एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे डायलॉग्स थे जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए और लोगों को आज भी याद है। ये होता है कंटेंट। शोले फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी हैं, जबकि इसकी कहानी और डायलॉग्स उस जमाने के मशहूर लेखक सलीम और जावेद ने लिखे थे। गांवों की पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक शोले के दमदार डायलॉग्स अक्सर गूंजते रहते हैं। और आज हम आपके लिए शोले के ये कुछ चुनिंदा डायलॉग्स लेकर आए हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हम चला रहे थे। आप देखिए, इन डायलॉग्स को देखते जाइए आप, और मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये डायलॉग्स आपको भी जरूर याद आ रहे होंगे। ये डायलॉग्स सिर्फ संवाद नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन गए। हमारी आम बोलचाल की भाषा का, हमारे जो हम मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका हिस्सा बन गए। हमारे जीवन का ही हिस्सा बन गए। आज का दर्शक 15 से 30 सेकंड की रील्स और वायरल वीडियोस में मनोरंजन ढूंढता है, लेकिन शोले जैसी फिल्म ने यह साबित किया कि अगर कहानी दमदार हो तो लोग 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म को भी देख सकते हैं। ये उस जमाने की सबसे लंबी फिल्मों में से थी। 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म। क्या आज के ज़माने में आप कोई 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्म देख पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। इस फिल्म ने हर छोटे बड़े कलाकार को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया भादुड़ी, हेमा मालिनी, अमजद खान जैसे बड़े स्टार तो थे, लेकिन साथ ही इस फिल्म में असरानी भी थे, जगदीप थे, विजू खोटे थे, ए.के. हंगल थे और मैकमोहन जैसे कलाकार भी थे जिनके शायद आपको नाम याद ना हो। लेकिन शोले के बाद इन सभी कलाकारों को एक नई पहचान मिली। शोले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके हर किरदार की अपनी एक कहानी थी, और इस फिल्म के बाद न जाने कितने इसके ऐसे किरदार थे जो लोगों को थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी हमेशा के लिए याद रहे। आजकल की फिल्मों में अगर आप देखें तो आपको किरदार याद नहीं रहते। मुश्किल से कोई फिल्म में 1 या 2 किरदार होंगे जो आपको याद रहेंगे। आज ये सब किसी को याद नहीं रहता। आपको भी याद नहीं होगा कि लीला मिश्रा कौन है, लेकिन जैसे ही मौसी का नाम आता है हर कोई लीला मिश्रा को पहचान लेता है। गब्बर सिंह को देखिए, जय और वीरू की दोस्ती जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आज भी लोगों को याद है। जो जेलर बने थे असरानी, वो लोगों को आज भी याद है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो संजीव कुमार ने भूमिका निभाई थी, लोगों को आज भी याद है। ए.के. हंगल, जो कि इमाम साहब बने थे, और हेमा मालिनी जो बसंती बनी थी, आज भी उन्हें इस रोल के लिए याद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने पर कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और उस जमाने में इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और इस फिल्म के क्लाइमेक्स से भी जुड़ा एक किस्सा है, क्योंकि ये फिल्म इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी, तो इसके क्लाइमेक्स को भी बदल दिया गया था। शोले के रिलीज से पहले जो क्लाइमेक्स फिल्माया गया था, उसमें ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह को मार डालता है, लेकिन उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, जिसकी वजह से फिल्म के निर्माता और निर्देशक से कहा गया कि आपको ये क्लाइमेक्स बदलना पड़ेगा। इस क्लाइमेक्स का लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है, और फिर शोले का नया क्लाइमेक्स फिल्माया गया, जिसमें जो ठाकुर है वो गब्बर सिंह को जिंदा रहते हुए ही पुलिस को सौंप देता है। आखिर में पुलिस आती है और गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। और आप शोले के ये जो 2 क्लाइमेक्स थे, इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले क्लाइमेक्स में सिर्फ गब्बर सिंह और ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठाकुर ने गब्बर सिंह की हत्या कर दी थी, जबकि दूसरे क्लाइमेक्स में आप देख सकते हैं कि गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए अब पुलिस आ चुकी है। नए क्लाइमेक्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। तो यहां देखिए पुलिस की एंट्री हो जाती है। शोले हमें सिखाती है कि किरदार और कहानी टाइमलेस होते हैं। फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन कंटेंट की जो ताकत है वो हमेशा वैसी ही रहती है। शोले का जो थीम है वो है दोस्ती, बदला,
हिम्मत और इंसानियत, ये सब कुछ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1975 में था। सोशल मीडिया पर कंटेंट आता जाता रहता है, लेकिन शोले जैसी कहानियां समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती हैं। 50 साल के बाद भी शोले हमें याद दिलाती है कि ट्रेंड बदलते हैं, एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स बदलते रहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं, सोशल मीडिया अब आ चुका है, लेकिन जो कहानियां दिल से कही जाती हैं, जो कहानियां दिल को छू जाती हैं, वो कभी पुरानी नहीं होती। हो सकता है वर्ष 2075 में भी किसी नई टेक्नोलॉजी के स्क्रीन्स पर कोई कहे कि ये कहानी हमेशा याद रहेगी और गब्बर सिंह और जय वीरू भी हमेशा याद रहेंगे। इसलिए आज 2025 में मैं ये विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि 2075 में भी यहीं से खड़े होकर कोई इस फिल्म का दोबारा विश्लेषण करे और यही बात कह रहा हो जो आज मैं आपसे कह रहा हूं। एक और दोस्ती हम आपको बताना चाहते हैं, एक और कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हमारे सिनेमा में जो स्थान शोले का है, आपके दिलों में और आपके परिवार में वही स्थान दूरदर्शन का भी है। और जैसे जय और वीरू की जोड़ी है, ऐसे ही दूरदर्शन और शोले की जोड़ी आप कल स्वतंत्रता दिवस के दिन देख सकते हैं। इसलिए आप दूरदर्शन पर शोले की अपनी यादों को कल 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस पर ताज़ा कर सकते हैं। कल इस फिल्म को DD नेशनल पर दिखाया जाएगा और अगर आप चाहते हैं उसी दौर में वापस जाना, शोले को एक बार फिर से देखना, तो आप कल DD नेशनल पर इस फिल्म को देख पाएंगे। तो शोले एक ऐसी फिल्म है जो उस समय भी आपको बहुत कुछ सिखाती थी और शोले आज भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। अब आपको एक वो खबर बताते हैं जिसकी लगातार पिछले कई दिनों से हमारे देश में चर्चा चल रही है। आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं और आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे के 2 पक्ष हैं, 2 पक्षकार हैं। पहला वो लोग हैं जिनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वो तेज आवाज में आवारा कुत्तों के पक्ष में बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मीट खाते हैं, जानवरों का मीट खाते हैं और वीडियो पोस्ट करके खुद को एनिमल लवर्स के रूप में पेश करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वो मौन होकर कुत्तों के काटने की परेशानी बर्दाश्त करते जा रहे हैं क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। और इस बात को आज आपको थोड़ा समझना होगा। ये बात मैं भी आपको समझाना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो लोग ज़्यादा सक्रिय हैं जो कुत्तों के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लगातार ये कह रहे हैं कि इन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में नहीं भेजा जाना चाहिए। ये लोग काफ़ी सक्रिय हैं, ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं क्योंकि इनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, तो एक पूरा माहौल बन गया है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किए। इनकी बात पूरी तरह से गलत नहीं है। आप इनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इनकी जो चिंता है वो ये है कि करोड़ों की संख्या में जो हमारे देश में ये आवारा कुत्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि इन्हें शेल्टर्स में रखें, बड़ी बात यह है कि वो शेल्टर्स हैं कहाँ, ये शेल्टर्स कहाँ बने हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर इन कुत्तों को एक सम्मानजनक और खुशियों से भरी जिंदगी दी जा सकती है। ये तो हमारे पास है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें ऐसी जगहों पर रख दिया जाएगा जहां इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, जहां पर या तो ये और ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे या फिर इनमें से बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये थोड़े दिन के बाद मर ही जाएंगे। तो लोगों को इस बात की चिंता है कि इनके साथ क्या सुलूक होने वाला है। लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले वो शेल्टर होम्स तो दिखाइए, पहले वो सारे कर्मचारी तो दिखाइए जो इनकी देखभाल करने वाले हैं। पैसे कहाँ से आएंगे पहले बताइए तो सही। अगर ऐसे ही इनको सड़कों से उठाकर ले जाना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण से ना तो रेबीज रुकता है और ना ही बच्चों पर हमले रुक सकते हैं, और आवारा कुत्तों को शहर से हटाने की मांग इसलिए की जा रही है ताकि बच्चे सुरक्षित घूम सकें, जो जनता है वो सड़कों पर सुरक्षित घूम सके। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कुछ आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल लगभग 37 लाख और हर रोज 10,000 कुत्ते के काटने के मामले दर्ज होते हैं और हर साल 20,000 लोगों की रेबीज से मौत हो जाती है। प्रोजेक्ट काइंडनेस एक संगठन है, उसकी तरफ से पेश हुए वकील ने कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि शेल्टर होम्स की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के पास है ही नहीं, ऐसे ही आवारा कुत्तों को कहां रखा जाएगा। अगर छोटी जगह में ज्यादा कुत्तों को रख दिया जाएगा तो वो ज्यादा हिंसक हो जाएंगे। कुत्तों की नसबंदी ही सबसे उपयुक्त उपाय है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की सारी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि एक तरफ आवारा कुत्तों से इंसान पीड़ित है और दूसरी तरफ पशु प्रेमी आवाज उठा रहे हैं, सभी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सबूत कहां है। कोर्ट ने कहा जिन लोगों ने भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की है उन्हें हलफनामा दायर करके सबूत पेश करने होंगे। हस्तक्षेप याचिका वो याचिका होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाती है जो मुकदमे में पक्षकार नहीं होता लेकिन मुकदमे में शामिल होना चाहता है। और आवारा कुत्तों पर हमने अदालत के अंदर की बहस आज जैसी भी हुई पूरी की पूरी आपके सामने रखी है, आंकड़े बताए हैं और दोनों पक्षों के तर्क भी बताए हैं। लेकिन कोर्ट के बाहर एक लड़ाई अब भी जारी है। एक तरफ उन बच्चों की चीखें हैं जिन्हें आवारा कुत्तों का शिकार होना पड़ा, उनके जख्मों के पीछे की डरावनी कहानियां हैं, और दूसरी तरफ उन आवारा कुत्तों के भी अपने अधिकार हैं जो इंसानों के शहर में, इंसानों के बीच खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। और प्रकृति ने जैसे इंसान को बनाया है इनको भी बनाया है। प्रकृति ने इनके लिए जंगल बनाकर रखे थे, इनके लिए पूरा इंतजाम किया था, लेकिन इंसान आया और इंसान ने, प्रकृति ने जो इनका घर बनाया था उसे छीन लिया, जंगलों को काट दिया, अपने घर बना लिए। और आज इंसान कहता है जब ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर, जब ये जंगलों से शहरों की तरफ आने पर मजबूर हो गए तो इंसान कहता है कि ये सब हमारे घर में क्या कर रहे हैं, जबकि इंसान असल में इनके घर में आज रह रहा है। इसलिए इस पर बहस से काम नहीं होगा। दोनों पक्षों को मिलकर कोई ऐसे सुझाव तय करने होंगे जिससे इन कुत्तों का भला हो सके, और बहस नहीं, बातचीत के जरिए इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जांबाजी दिखाने के लिए आज हमारे देश के वीर सैनिकों को कौन सा नया सम्मान दिया गया है। कौन है जो जोड़े देश को, विकसित भारत का विकसित भारत। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को, विकसित भारत का विकसित भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक झूठ सुनाया, और वो ये कि हमने भारत को हरा दिया, और अपने कायर और नाकाबिल जनरल को, सेना प्रमुख असीम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बनाकर प्रमोशन दे दी। पूरी दुनिया को ये बताने के लिए क्योंकि हम जीत गए, इसलिए हमने अपने आर्मी चीफ को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया, जबकि वो फील्ड मार्शल नहीं बल्कि एक फेल्ड मार्शल है। लेकिन
क्या आपने कभी ये सुना है कि असीम मुनीर ने तो सारा श्रेय खुद ले लिया? वहां पर जो बाकी के सैनिक थे जो भारत से लड़ रहे थे, उनमें से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? भारत एक अलग देश है। भारत ने उन सैनिकों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी बहादुरी से पाकिस्तान को अपने घुटनों तक ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर सहित दूसरे अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को इस स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान दिया जा रहा है, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शौर्य और साहस के लिए 4 सैन्य अधिकारियों को वीर चक्र और 2 अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय सैनिकों ने इस अभियान में भारत पर हुए पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया था। 3 अग्निवीरों को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। यह नोट करने वाली बात है। युद्ध सेवा मेडल किन किन को दिया जा रहा है? हमारे उन सैन्य अधिकारियों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं और 3 अग्निवीर भी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के 26 अधिकारियों और वायु सैनिकों को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें लड़ाकू विमानों के वो पायलट भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने के अभियानों में हिस्सा लिया था। साथ ही उन अधिकारियों और जवानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के हवाई हमलों को इस बार नाकाम किया था। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भी सेना के अधिकारियों और जवानों को उनकी बहादुरी और कर्तव्य के लिए सम्मान दिया गया है, जो कि हमेशा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे वीर सैनिक शामिल थे, उन्हें खास तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल मिलाकर 127 गैलेंट्री अवार्ड्स, 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स और 290 मेंशन इन डिस्पैचेस को मंजूरी दी है। और ये वो पुरस्कार हैं जिनके पीछे सेना के जवानों की निस्वार्थ बहादुरी और देश के प्रति कर्तव्य की भावना होती है। 4 अफसरों को कीर्ति चक्र, 15 को वीर चक्र, 16 को शौर्य चक्र, 26 को वायुसेना मेडल, 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 9 को उत्तम सेवा मेडल और 24 को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और आप आज अगर चाहें तो हमारे इन सारे वीर सैनिकों को आज आप सल्यूट कर सकते हैं। आप भी अपने दिलों में इन्हें जगह दे सकते हैं। आप भी अपने अपने तरीके से इन्हें सम्मानित कर सकते हैं। भारत सरकार ने तो इन्हें सम्मानित किया है क्योंकि इन लोगों ने आप सबकी रक्षा की है, हमारे देश की रक्षा की है, आपके परिवारों की रक्षा की है। इसलिए आपको इनका हमेशा ऋणी रहना चाहिए। भारत सरकार ने तो अपनी प्रकार से इन्हें पदक दिए हैं, सम्मानित किया ही है, लेकिन देश के लोग कैसे इनका सम्मान करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डी कोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जेट डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और बहस और बातचीत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। नमस्कार।